हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज का पार्ट 39 लेकर। अभी तक 38 पार्ट का डिस्कशन हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद यानी 1-2 घंटे में मैं पार्ट 40 यानी 40वां पार्ट ही अपलोड कर दूंगा। हमारे 1200 या 1300 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे इस सीरीज में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स और ये सीरीज कंप्लीट कर ली है पूरी ढंग से तो 65 प्लस स्कोर आपका आ ही जाएगा। और जो इससे भी बेहतर कर रहे हैं यानी इनके कई सारे सोर्स हैं तो वो तो खैर अलग ही हैं, वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका फल उन्हें तो मिलना ही है। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ARIIA रैंकिंग, इसमें कितने इंडिकेटर्स होते हैं यानी फिर कितने इंडिकेटर्स पर ARIIA रैंकिंग को प्रिपेयर किया जाता है। तो टोटल 6 इंडिकेटर्स पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, क्या अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इस बार की जो ARIIA रैंकिंग रिपोर्ट है इसको हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने रिलीज कर दिया है। ये रैंकिंग इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। आप देखिएगा, देखिए 6 इंडिकेटर्स पर ये रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है। 2 कैटेगरीज में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है। पहला है पब्लिकली फंडेड, क्या पब्लिकली फंडेड, इसमें टॉप किया है IIT मद्रास ने। दूसरा है प्राइवेट फंडेड या फिर सेल्फ फिनांस इंस्टीट्यूशंस, इसमें टॉप किया है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी ने। तो ये डिफरेंट हो गया। अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें तो IIT मद्रास ने इसमें टॉप किया है। आप देखिएगा इस बार की जो रैंकिंग थी उसमें 674 कितने 674 इंस्टीट्यूशन ने पार्ट लिया। 2 कैटेगरीज मैंने आपको बताया अभी, प्राइवेट फंडेड या फिर पब्लिकली फंडेड। इन 2 कैटेगरीज को फर्दर 5 कैटेगरीज में सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। उन 5 सब कैटेगरीज को आपको याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक और सब कैटेगरी ऐड की गई है यानी 6 सब कैटेगरी हो गई है, उसको आपको याद रखना है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर वुमेन, ये 6वीं सब कैटेगरी है यानी कि अब नेक्स्ट टाइम से वुमेन्स के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा बेहतर है उसको भी रैंकिंग में शामिल किया जाएगा। तो आप देखिएगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स IIT मद्रास द्वारा टॉप की गई है। एम वेंकैया नायडू जी ने इस बार का रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। रविशंकर प्रसाद जी ने इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए और जो माइक्रो प्रोसेसिंग सेक्टर के इनोवेटर्स हैं उनको इन्वाइट करने के लिए ये स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च कर दिया है। देखिए आपसे एग्जाम में सारी ये पूछ सकते हैं, शक्ति और वेगा, शक्ति आप SH है वो, शक्ति और वेगा 2 माइक्रो प्रोसेसर हैं। शक्ति को बनाया है IIT मद्रास ने और वेगा को किसने बनाया है? CDAC ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC ने वेगा को बनाया है। ये दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं। सेम इन्हीं के लेवल का माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करना है जितने भी इनोवेटर्स आ जाएंगे। तो आप देखिएगा हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत डिफरेंट स्टेज पर यानी वेरियस स्टेजेस पर 4.30 करोड़ की फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट के लिए। ये जो शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, ये किसके द्वारा अनाउंस की गई है? तो पैन इंडिया एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स अनाउंस की गई है RBI द्वारा। अभी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिटेल पेमेंट्स की सारी जिम्मेदारी देखता है यानी कि डिटेल पेमेंट्स जो भी होते हैं आप ATM कार्ड से पे करते हैं, कैश से पे करते हैं, कुछ भी मतलब कैश से तो नहीं, पेटीएम से या फिर किसी भी भीम ऐप से, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NPCI की है। RBI का कहना है हम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाएंगे यानी कि NUE, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाएंगे जो पैन इंडिया एंटिटी होगी डिटेल पेमेंट्स के लिए। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि उसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ होगी। कितनी? 500 करोड़ होगी। साथ ही साथ किसी भी सिंगल प्रमोटर के पास 40% से अधिक शेयर होल्डिंग नहीं होगी। तो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का क्राइटेरिया है। देखिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का जो डायरेक्टर अपॉइंट करने का अधिकार होगा वो RBI के पास ही होगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। तो आप देखिएगा न्यू अम्ब्रेला एंटिटी अभी सारे रिटेल पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन को मैनेज और ऑपरेट करेगी। अभी तक NPCI करता है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को टॉप किया गया है डेनमार्क द्वारा, सेकंड है स्वीडन और थर्ड है कनाडा। इंडिया की पोजीशन क्या है? तो इंडिया की पोजीशन है 57th।
डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी इंटरनेट की स्पीड कैसी है आपके यहाँ, ये चेक किया गया है इसमें। देखिए, एक जो ब्रिटेन का वर्जिन आइलैंड है वहाँ पर सर्फ शार्क एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, यानी VPN प्रोवाइडर नेटवर्क है सर्फ शार्क। उसके द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है। टोटल 85 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। इंडिया की रैंकिंग है 57। देखिए, कई सारे पैरामीटर्स पर ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है, 5 या 6 पैरामीटर पर। एक पैरामीटर है उसमें अफोर्डेबल इंटरनेट का, उसमें इंडिया की रैंकिंग बेहतरीन है, 9 है। तो आप अफोर्डेबल इंटरनेट में इंडिया की रैंकिंग जरूर याद रखें, जो इंडिया ने उसमें 9th रैंक हासिल की है। तो ओवरऑल देखा है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्फ शार्क द्वारा प्रिपेयर किया गया है, जो कि एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर है। टॉप 3 कंट्रीज डेनमार्क, स्वीडन और कनाडा। इंडिया है 57th। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबीड्स रिसेंटली बहुत चर्चा में थे। आपको बताना किससे रिलेटेड है। तो माइक्रोबीड्स ये मरीन पॉल्यूशन से रिलेटेड है। समुद्र में चले जाते हैं, फिर मछलियों में चले जाते हैं, मछलियों को इंसान खाता है तो वो हमारी फूड चेन में आ जाते हैं। तो माइक्रोबीड्स ये माइक्रोप्लास्टिक का बदला हुआ रूप है। माइक्रोप्लास्टिक मतलब 5 मिलीमीटर से जिसका स्मॉल साइज होता है उसको कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। जो नेचर पब्लिकेशंस है, नेचर जर्नल, उसने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की थी कि अटलांटिक ओशन में माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन 11.6 से लेकर 21.1 मिलियन टन है। तो आप ये देखिएगा, माइक्रोप्लास्टिक का एक पार्ट है माइक्रोबीड्स, जो कि मरीन पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। माइक्रोप्लास्टिक 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी, एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट से बनता है, जैसे आपका माइक्रोबीड्स है। पर्सनल केयर, फेस क्रीम, ऐसे सारी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं पर्सनल केयर के लिए, वो होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक। सेकेंडरी क्या होता है, बैग होता है, बॉटल होती है, टायर्स होते हैं, ये सारे होते हैं सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट WCSP, ये किस कंट्री द्वारा होस्ट की गई है। तो 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया की संसद है उसके द्वारा होस्ट की गई है। किसके साथ मिलकर, तो इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन, इसके साथ मिलकर इसको ऑस्ट्रिया की संसद ने वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया है। आप देखिएगा, इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओम बिरला जी ने, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। इस बार जो 5th कॉन्फ्रेंस हो रही थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट की, उसका एम था मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रेंथन करना। थीम क्या था इसका, आपसे एग्जाम में शायद ये पूछ ले। तो थीम बहुत लंबा था, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बहुत लंबा था थीम। जो ऑप्शन में सबसे लंबा हो सिर्फ उसी को टिक कर दीजिएगा। देखिए, IPU की बात करते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन या फिर इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन यूनियन 1889 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ट्राई फूड प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ट्राई फूड को लॉन्च किया गया है अर्जुन मुंडा जी द्वारा, ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। ट्राई फूड, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ट्राइबल फूड ये बन जाएगा। देखिए, जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए, यानी जो जीवन यापन की कंडीशन है उनकी, उसको बेहतर करने के लिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा। इसमें कोलैबोरेटिव एफर्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्यों मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इसमें इंक्लूड है, क्योंकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं इनकी टर्सरी यानी तृतीयक प्रोसेसिंग की जाएगी, ताकि जो इनकी वैल्यू होती है वो इंक्रीज की जा सके। अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसको अच्छा प्राइस मिलेगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। इसीलिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा द्वारा। जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत ये एक सोसाइटी है, इसके द्वारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तहत 2 माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किए जाएंगे, यानी 2 MFP प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप किए जाएंगे। एक होगा आपका रायगढ़ महाराष्ट्र में और दूसरा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, आपको बताना है 1 मिलियन पॉपुलेशन से नीचे वाले कैटेगरी में किस सिटी ने टॉप किया है। तो रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिलीज कर दिया गया है हमारे हरदीप सिंह पुरी, जो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो रिलीज किया गया है उसमें 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में अंबिकापुर ने टॉप किया है। 10 लाख से ऊपर वाली पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में जाएंगे तो इंदौर ने टॉप किया है। एक कैटेगरी और है 1 लाख से कम पॉपुलेशन वाली सिटीज़, उसमें कराड़ ने टॉप किया है। कराड़ महाराष्ट्र का एक सिटी है।
तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, 10 लाख से ऊपर की जो पॉपुलेशन है ये 1 मिलियन से ऊपर, उसमें इंदौर ने टॉप किया है। 1 मिलियन से नीचे वाले में अंबिकापुर ने टॉप किया है, और 1 लाख से नीचे वाले में कराड़ ने टॉप किया है। इंदौर फर्स्ट आया है 10 लाख से ऊपर वाली में। सेकंड कौन आया है? तो सेकंड आया है आपका सूरत, और थर्ड आया है नवी मुंबई। इसी तरह से 10 लाख से नीचे वाली में अंबिकापुर फर्स्ट आया है और मैसूर आया है सेकंड। बाकी 1 लाख वाले में आप कराड़ याद रखें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। आप बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की जो रैंकिंग है उसमें स्टेट्स में किसने टॉप किया है। अगर 100 से ऊपर की जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो वाले स्टेट्स की कैटेगरी देखें तो छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। अगर 100 अर्बन लोकल बॉडीज से नीचे वाले स्टेट्स की कैटेगरी देखें तो झारखंड ने टॉप किया है। आप ये दोनों शेयर रखिएगा। गंगा टाउन, इसमें वाराणसी ने टॉप किया है, सेकंड आया है कानपुर। अगर क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी की बात करें तो लास्ट ये भोपाल था, इस बार न्यू दिल्ली क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी है। क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो जो जलंधर कंटोनमेंट बोर्ड है वो इंडिया का क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड है। अब बात करते हैं सबसे गंदे शहरों की, तो 10 लाख से ऊपर की आबादी में सबसे गंदा शहर है पटना, 47वें प्लेस पे है, आप देखिएगा। वहीं 10 लाख से नीचे की आबादी में अगर देखा जाए तो सबसे गंदा शहर कौन सा है? गया, दोनों बिहार के हैं, आप देखिएगा। टोटल 382 सिटीज में गया जो है सबसे गंदा है, आप देखिएगा। जो पटना आया है वो 47वें प्लेस पे आया है। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 लॉन्च किया गया है वो तो आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। 2021 में मैंने आपको पढ़ाया था 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा उसमें एक अवार्ड की कैटेगरी शामिल की गई है, प्रेरक दौर सम्मान। क्या? प्रेरक दौर सम्मान। इसमें 5 कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाएंगे। एक दिव्य होगा, फिर अनुपम होगा यानी कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर यानी उज्ज्वल, फिर उदित होगा, फिर आरोही होगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव में कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ऑस्ट्रिया से कोई मतलब नहीं है। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। पता क्या है? जो लॉजिस्टिक या फिर सप्लाई चेन होती है, चाइना पर डिपेंडेंसी कम की जाए, इसके लिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान साथ में आए हैं और सप्लाई चेन के सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने पर काम किया जाएगा ज्वाइंटली। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक बसाई प्रोग्राम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमक बसाई प्रोग्राम को केरल द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक टीचिंग प्रोग्राम है। जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनकी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये टीचिंग प्रोग्राम यानी नमक बसाई प्रोग्राम केरल में लॉन्च किया गया था। देखिए, केरल में एक समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट जो है केरल का, समग्र शिक्षा केरल, उसके द्वारा इस नमक बसाई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। 50 लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कोविड-19 क्राइसिस के दौरान इस स्कीम में। इसमें प्री लोडेड वीडियो कंटेंट है जिससे ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे उनकी मदर टंग में ही एजुकेशन प्राप्त कर सकें। तो नमक बसाई प्रोग्राम ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, उन्हीं की मदर टंग में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए केरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AINTT आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, इसकी 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। आप बताएं किस यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो AINTT इसकी कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एस जयशंकर जी ने, जो हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। देखिए, ज्वाइंटली AINTT की बैठक को होस्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा और साथ ही साथ थाईलैंड की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके द्वारा। तो 6th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस AINTT आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक ये रिसेंटली हेल्ड की गई है थाईलैंड और इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा। थीम क्या था इसका? आसियान इंडिया स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप इन पोस्ट कोविड एरा, ये था इसका थीम। तो आप इतना रखिएगा। अगर AINTT की बात करें यानी आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, इसकी स्थापना 2009 में जब 7th इंडिया आसियान मीटिंग हुई थी उस दौरान AINTT की स्थापना की गई थी बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेवोनॉइड्स ये एक फाइटोन्यूट्रिएंट है, मोस्टली किसमें पाया जाता है? तो फ्लेवोनॉइड्स मोस्टली पाया जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो कि एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि टीबी और चिकनगुनिया, अगर आपके पास मतलब कि आपके शरीर में फ्लेवोनॉइड्स की पर्याप्त मात्रा है तो आपको टीबी और चिकनगुनिया नहीं होगा, इसलिए चर्चा में है। देखिए, फ्लेवोनॉइड्स या फिर कैरोटीनॉइड्स
ये दो पदार्थ ऐसे होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जिनकी वजह से उनको कलर मिलता है। तो कैरोटोनॉइड्स, जिसको कैरोटीन भी कहते हैं कई जगह पे, कैरोटोनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स, इनकी वजह से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कलर मिलता है। रिसेंटली जो पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने फ्लेवोनॉइड्स को डेवलप करने का पहली बार सिंथेटिक रूट खोज लिया है। अभी तक नेचुरली डेवलप होता था प्लांट्स में, अब सिंथेटिक तरीके से अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया है फ्लेवोनॉइड्स को, इसीलिए ये चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसको MSME मिनिस्ट्री द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो MSME मिनिस्ट्री द्वारा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2008 में, 2008-9 के फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2008 में लॉन्च किया गया था इसको MSME मिनिस्ट्री द्वारा। चर्चा में क्यों है? जो फाइनेंशियल ईयर 21 है उसके दौरान अप्रैल से अगस्त के बीच में जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके तहत प्रोजेक्ट का अप्रूवल 44% का इंक्रीज देखा गया है प्रोजेक्ट अप्रूवल में, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन किया जाए। इस बार यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान KVIC द्वारा 1.03 लाख प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है ताकि बैंकों से जाकर वो लोन ले सकें, जबकि 2019 में इसी समय के दौरान यानी आपका अप्रैल से अगस्त के दौरान सिर्फ 71,556 प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया था, यानी 44% प्रोजेक्ट अप्रूवल इंक्रीज देखा गया है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अब इसके कुछ फैक्ट एनालिसिस कर लेते हैं। इसका पर्पस है माइक्रो इंटरप्राइजेस के सेटअप के द्वारा यानी एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, यानी अगर आप माइक्रो इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सिर्फ जो भी नई माइक्रो इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश होंगी सिर्फ उन्हीं के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी MSME मिनिस्ट्री द्वारा। सब्सिडी अगर आप 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और 10 लाख तक का सर्विसेज के सेक्टर में कोई भी माइक्रो इंटरप्राइजेस स्थापित कर रहे हैं तो आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए लेकिन आपकी। उसके अलावा भी 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आप रूरल एरियाज में कोई माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी है तो आपको 25% जो आपकी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की उसका 25% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप जनरल के अलावा अदर कैटेगरी से हैं तो 35% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यही अर्बन के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरीज के हैं तो 15% की सब्सिडी प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी। आप ये याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में 25 लाख तक का अगर आप माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सर्विसेज में अगर 10 लाख तक का माइक्रो इंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं तभी आप सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं। सेंट्रल लेवल पर यानी नेशनल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा, और स्टेट लेवल पर जो स्टेट लेवल्स की KVIC होती है उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, रिसेंटली इसका गठन किया गया है। आपको बताना है LGBT कम्युनिटी से कितने मेंबर्स को नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर में शामिल किया जाएगा। तो LGBT कम्युनिटी से 5 मेंबर्स को नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर में शामिल किया जाएगा। इनका टेन्योर 3 इयर्स होगा। देखिए कई सारे एक्सपर्ट NGO से भी शामिल किए जाएंगे, लगभग 5, वो भी उनका भी टेन्योर 3 इयर्स होगा। जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हमेशा मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होंगे। इस समय कौन है मिनिस्टर? थावर चंद गहलोत जी। ये जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर है इसको ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत इस्टेब्लिश किया गया है, यानी ये एक स्टैचुरी पावर है, स्टैचुरी बॉडी है। नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल ये सेंट्रल गवर्नमेंट को LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड मैटर्स पर सजेशन देगी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABVKY, ये किस वर्ष लॉन्च की गई थी? तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये कब लॉन्च की गई थी? 2018 में, जुलाई 2018 में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। ये ESIC की योजना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसकी योजना है, जुलाई 2018 में लॉन्च की गई थी। अब चर्चा में क्यों है? देखिए इस स्कीम का पर्पस उन लोगों को सपोर्ट करना है जो ESIC में रजिस्टर्ड है, साथ ही साथ अपनी जॉब खो चुके हैं किसी भी कारण से। इस स्कीम के तहत यानी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि कुछ संशोधन किए गए हैं इस स्कीम में, इसलिए चर्चा में थी। क्या संशोधन किए गए हैं? पहले कहा गया था कि 90 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड होगा
तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब कहा गया है कि 30 डेज अगर अनएम्प्लॉयमेंट के हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये भी कहा गया है 15 दिन में अगर अप्लाई कर दिया है तो 15 डेज में एप्लीकेशन का प्रोसेस समाप्त हो जाना चाहिए, यानी बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहले जो 90 डेज के अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एवरेज वेज का 25% ही बेरोजगारी भत्ता मिलता था। अब कह दिया गया है कि 50% जो एवरेज वेज है उसका 50% बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये दो चेंजेस हो गए। साथ ही साथ ये था, पहले जो बेरोजगारी भत्ते के लिए एप्लीकेशन दिया जाता था वो एम्प्लॉयर देता था, जो लास्ट एम्प्लॉयर होता था वो एप्लीकेशन प्रोसेस करता था ESIC को। लेकिन अब 30 दिन होने पे आप डायरेक्टली किसी भी ESIC की ब्रांच ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे बेरोजगारी भत्ता चाहिए, मुझे 30 दिन हो गए हैं जॉब छोड़े हुए। तो ये कई सारे चेंजेस हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में थी। बात करते हैं ESIC की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जो है ESIC एक्ट 1948 के तहत स्थापित की गई थी। ESIC अगर आपकी सैलरी 21,000 तक है तो आप ESIC के पात्र हैं। आपने देखा होगा आपकी सैलरी स्लिप में, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे कभी, तो अगर 21,000 से पहले ही 15,000 था, अब बढ़ा के इसको 21,000 कर दिया गया है। 21,000 तक आपकी सैलरी है तो कुछ पार्ट ESIC के तौर पे कटता है। अगर वहीं आप डिसेबल पर्सन है तो ये 25,000 होगा। कितना? 25,000 तक आपका ESIC पार्ट कटेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड NSFE डॉक्यूमेंट रिसेंटली RBI ने रिलीज किया। अब बताना फर्स्ट NSFE डॉक्यूमेंट कब रिलीज किया गया था? तो फर्स्ट रिलीज किया गया था 2013 में। NSFE मतलब नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। RBI ने सेकंड NSFE डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। इसमें क्या होगा, जितनी भी टीयर 2 से लेके टीयर 6 तक की सिटीज होंगी वहां पर डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए नेसेसरी यानी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मार्च 2022 तक इंडिया को लेस कैश इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए ये सेकंड NSFE यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन लॉन्च की गई है। इसके लिए डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है RBI द्वारा। इंडिया को फिनेंशियली अवेयर और एम्पावर करना, ये है आपके NSFE का पर्पस। जो NSFE डॉक्यूमेंट है इसको प्रिपेयर किसने किया है? तो इसको प्रिपेयर किया गया है NCFE द्वारा। कितनी अजीब बात है ना, NSFE को NCFE ने प्रिपेयर किया है। NCFE मतलब नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन, जो कि TGFIFL के तहत कार्य करता है। TGFIFL के तहत मतलब टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनेंशियल लिटरेसी के तहत कार्य करता है। और जो TGFIFL है इन नवंबर 2011 में स्थापित हुआ था। FSDC फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा स्थापना की गई थी, आप इतना याद रखिएगा। अब वापस आते हैं NCFE पर। NCFE यानी कि नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। ये सेक्शन 8 कंपनी है, यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA इसके प्रोमोटर्स हैं, आप देखिएगा। जो आपका NSFE है इसमें फिनेंशियल एजुकेशन यानी फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए NSFE डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। NSFE है यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन। इसमें फिनेंशियल एजुकेशन के लिए 5 C's पर फोकस किया गया है। 5 C's पर फोकस किया गया है। ये 5 C आपको पता होना चाहिए। पहला है कंटेंट, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कम्युनिटी, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कोलैबोरेशन। RBI का जो NSFE डॉक्यूमेंट है उसमें 5 C ये बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? तो हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि 2001 से लेकर 2017 के दौरान जो सेक्स रेशियो है उसमें कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। वैसे इस समय बर्थ के टाइम पे सेक्स रेशियो मेरे ख्याल से 919 है, 919 है। वर्तमान में इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 943 अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस 2011। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू जी ने एक और रिपोर्ट जारी की है, एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम। ये भी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में एक फैक्ट बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन 2050 तक यानी 2050 तक 300 मिलियन हो जाएगी, यानी 30 करोड़ हो जाएगी, जो कि उस समय की टोटल पॉपुलेशन का 20% होगी। आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों रिपोर्ट यानी स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया एंड एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, ये दोनों रिपोर्ट को IATA
IAPPD ने प्रिपेयर किया है। IAPPD मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई हैं। ये IAPPD 1987 में स्थापना हुई थी। नेशनल लेवल पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसी के द्वारा ये दोनों रिपोर्ट बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे रिसेंटली किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? तो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे असम में इनॉग्रेट किया गया है। इसकी लेंथ है 1.8 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया गया है। गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में मंदिर है, वहां पर जाने के लिए रोप वे बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में कितनी PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स? तो इंडिया में टोटल 75 PVTGs हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा PVTGs की जो नोटिफिकेशन है वो जारी की जाती है। क्यों मैं ये कवर कर रहा हूँ? क्योंकि ओडिशा की एक PVTG है जिसका नाम है बोंडा, BONDA। बोंडा कोरोना वायरस के कारण चर्चा में थी। रिसेंटली कोविड-19 केसेस बोंडा कम्युनिटी में भी पाए गए, जो कि एक ओडिशा की PVTG है। इंडिया में ओडिशा में सबसे ज़्यादा PVTGs पाई जाती हैं। लोकल टोटल 13 PVTGs ओडिशा में पाई जाती हैं, उसी में से एक बोंडा। नेशनल लेवल पर बोंडा को कहा जाता है रेमो। तो बोंडा या फिर रेमो सेम है, ओडिशा की पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैंडर डिजीज मोस्ट कॉमनली किस एनिमल को इन्फेक्ट करती है? तो जो ग्लैंडर डिजीज होती है मोस्टली हॉर्सेस को इन्फेक्ट करती है। ग्लैंडर डिजीज को हॉर्सेस का या फिर एनिमल्स का कोरोना कहते हैं। देखिए, सारे एनिमल्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉर्सेस को ही इन्फेक्ट करती है। बैक्टीरिया से होने वाली ये डिजीज है। तो आप देखिए ग्लैंडर डिजीज, एनिमल हस्बेंड्री का जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें कई सारी डिजीज हमने कवर की थी। ग्लैंडर डिजीज हो सकता है उसमें कवर ना की गई हो। अब एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो हो सकता है आपसे ये बोल दें कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में चर्चा में रही है। हॉर्सेस को इफेक्ट करती है। न्यू दिल्ली में रिसेंटली ये डिजीज फैल गई, तो इसको जानवरों का कोरोना इस नाम से कहा गया। क्यों? क्योंकि इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है। इसमें जो भी जानवर इससे इन्फेक्टेड है, यानी ग्लैंडर डिजीज से, बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, उसको आइसोलेट करना पड़ता है। बस यही एक उपचार है, बाकी कुछ नहीं है। ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकती है ग्लैंडर डिजीज, यानी जूनोटिक है। अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं है, सिर्फ आइसोलेशन इलाज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो सुपर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो ये ऑल इन वन सर्विसेज के लिए होगा। चाहे आप पेमेंट करना चाहें, टैक्सी बुक करना चाहें, खाने का ऑर्डर करना चाहें, सब कुछ आपको सुपर ऐप पे अवेलेबल मिलेगा। टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो सुपर नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा। जैसे चाइना का WeChat है, सेम वैसा ही सुपर ऐप होगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबर ब्यूरो का नया लोगो रिसेंटली लॉन्च हो गया है। किसने लॉन्च किया है? जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, संतोष गंगवार जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। इसका जो लोगो था उसमें 3 गोल्स बताए गए थे। आपको बताना है उनमें से कौन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एक्यूरेसी लेबर ब्यूरो के लोगो में शामिल है, वैलिडिटी ये भी शामिल है, और रिलायबिलिटी ये भी शामिल है। जो पहले PDF मैंने भेजी थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आयुष ने, मतलब कि जो आपके साथी कलीग, मतलब कि हम हमारी टीम में आयुष जी ने मैसेज करके बोला था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। खैर अच्छी बात है, अगर आप लोग नोटिस कर लेते हैं। तो अगर आप पहले बता देते हैं तो गलती सुधर सकती है। टाइपिंग मिस्टेक में मेरा दिमाग कहीं भी चल रहा हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये 3 लेबर ब्यूरो के लोगों में गोल्स बताए गए हैं, एक्यूरेसी, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। इनको आपको याद होना चाहिए। जो लेबर ब्यूरो का लोगो जारी किया गया है उसमें 3 गोल हैं। उसके अलावा क्या है, वीट बार्ले यानी गेहूं की बालियां भी दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक ब्लू व्हील है, यानी ब्लू कलर का चक्र है। तो पूछ सकते हैं आपसे, आप बता दीजिएगा। लेबर ब्यूरो की बात करें तो 1941 में स्थापना हुई थी इसकी, लेकिन लेबर ब्यूरो इसका नाम कब पड़ा था? 1 अक्टूबर 1946 में नाम पड़ा था। इसकी 2 मेन विंग्स हैं, एक है चंडीगढ़ में और एक है शिमला में। रिसेंटली लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, नाम है उनका DPS नेगी। अब थोड़ा सा स्टैटिक पे जाते हैं। लेबर ब्यूरो, जो आपका CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, IWALRL यानी इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर, इन तीनों का जो CPI होता है वो लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। देखिएगा, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा CPI अर्बन, रूरल और कंबाइंड का जारी किया जाता है डाटा। तो इतना अंतर आप जरूर याद रखिएगा। IWAL और RL का CPI लेबर ब्यूरो जारी करता है, जबकि अर्बन, रूरल और कंबाइंड का CPI CSO जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग हुई। इसको इंडिया द्वारा, मतलब कि इंडिया की तरफ से किसने अटेंड किया? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड
राकेश अस्थाना जी हैं, इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बहुत चर्चा में है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड हैं राकेश अस्थाना जी। उन्होंने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4th मीटिंग में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। देखिए ब्रिक्स, इस समय ब्रिक्स और एससीओ दोनों की चेयरमैनशिप है रशिया के पास। तो इस समय एग्जाम में आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई या एससीओ की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको ये पता होना चाहिए रशिया के पास है, कोई भी बैठक होगी रशिया ही उसका चेयरपर्सन होगा। उसी तरह G20 की चेयरमैनशिप है सऊदी अरब के पास, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर्स की बैठक हो, G20 की किसी की बैठक हो, सबकी अध्यक्षता सऊदी अरब करेगा। वैसे ही जो ब्रिक्स की एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता रशिया द्वारा की गई। इंडिया ने क्या कहा, यानी राकेश अस्थाना जी ने कहा कि जो डार्क नेट है, जो फिशिंग के लिए यूज किया जाता है, हैकिंग के लिए यूज किया जाता है, लोग उसका यूज ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कर रहे हैं। तो राकेश अस्थाना जी ने ये बताया। देखिए जो इंडिया में हमारा गवर्नमेंट है, उन्होंने 2021 के लिए एंटी ड्रग एक्शन प्लान लॉन्च किया है। ध्यान से सुनिएगा, 2020-2021 के लिए एंटी ड्रग एक्शन प्लान लॉन्च किया है। तो जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि 2020-21 एंटी ड्रग एक्शन प्लान वाकई में लॉन्च हो गया है। देखिए इसके 4 एलिमेंट हैं इस एंटी ड्रग एक्शन प्लान के, पढ़ चुके हैं पहले भी, दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला है टी एडिक्शन फैसिलिटी स्थापित की जाएंगी। दूसरा है ड्रॉप इन सेंटर फॉर एडिक्टर्स, जो एडिक्शन हैं उनके लिए ड्रॉप इन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तीसरा है इंटरनेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट, इनके लिए स्थापित किए जाएंगे। और चौथा है ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन रन किए जाएंगे। तो ड्रग फ्री इंडिया तो हो ही रहा है। उड़ता पंजाब मूवी बनाई थी, उड़ता मुंबई बन गई, उड़ता बॉलीवुड सॉरी। आपको बताना है कि 2030 यानी 2030 तक पेट्रोल में बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट क्या रखा गया है। तो 2030 तक पेट्रोल में बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा गया है 20%। देखिए बायोएथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पेट्रोल में 2022 तक 10% है, उसके बाद 2030 तक बढ़ाकर इसको 20% करना है। अभी क्या है 5%। डीजल के लिए 5% है, आप याद रखिएगा, पेट्रोल के लिए चेंज हुआ है। बायो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। देखिए एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, इसको नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 जब लॉन्च की थी, उस दौरान लॉन्च किया था एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम ये 2003 में ही जनवरी में लॉन्च किया गया था। यानी पेट्रोल के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन बायोफ्यूल जो आपका एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम है डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए, ये आपका बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में अनाउंस किया गया। तो इतना याद रखिएगा आप, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो डोमेस्टिक सोर्सेज के माध्यम से बायो एथेनॉल प्रोड्यूस करेंगी। तो पेट्रोल में बायो एथेनॉल का टारगेट आप देखिएगा 2022 तक 10% है, 2030 तक है 20%, वर्तमान में कितना है 5%। ये कहा गया है कि अगर हम 5% जो हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं उसकी वजह से 1.8 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल बचा रहे हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMI की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है अप्रैल से जुलाई के बीच में कितने लोगों ने अपनी जॉब खो दी है। तो CMIE पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इन्होंने डाटा जारी किया है अप्रैल से जुलाई के बीच में जो जॉब खोई गई है उसके हिसाब से। इन्होंने कहा है अप्रैल से जुलाई के बीच में 18.9 मिलियन लोगों की जॉब चली गई है, जिसमें से सिर्फ अप्रैल में 17.7 मिलियन, कितना 17.7 मिलियन की सिर्फ अप्रैल में ही जॉब गई। तो टोटल 18.9 मिलियन की, सिर्फ अप्रैल में 17.7 मिलियन की लोगों की जॉब चली गई। देखिए इंडिया में टोटल एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ 21% सैलरी होल्ड है, यानी उनको सैलरी मिलती है, बाकी किसी ने परचून की, किसी ने चाय की ड्यूटी लगा रखी है, ऐसे करके लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो उनका एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, वो भी चला गया। तो सिर्फ 21% ही लोग सैलरी यूज करते हैं। फार्म सेक्टर, जब ये इधर से जॉब जाने लगी तो फार्म सेक्टर तो हमारा चल ही रहा था लॉकडाउन में। फार्म सेक्टर में 14.9 मिलियन एक्स्ट्रा जॉब जनरेट हुई है। तो फार्म सेक्टर ने बचा लिया इंडिया को इस बार। जल्दी मिलते हैं आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।